हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो मोमेंट आ चुका है। जी हाँ, मैं हाजिर हो चुकी हूँ एनडीए 1 2024 एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के आंसर कीज लेके। आज था एनडीए 1 2024 का एग्जाम, दैट इज 21 ऑफ अप्रैल जो था। यूपीएससी ने ऑलरेडी ये डेट रिलीज कर चुके थे दैट टुडे इट विल बी, दैट मीन्स ऑन दिस डे इट विल बी दी एनडीए 1 2024 एग्जाम। और आज एग्जाम था। बहुत बच्चे जो है काफी इंटरेस्टिंग फील कर रहे हैं, काफी थ्रिलिंग फील कर रहे हैं एग्जाम देने के बाद। दे आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड। मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स की बात हुई थी एंड दे आर फीलिंग रियली 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 विद योर होप्स हाई, रियली इनकरेजिंग दैट मैम बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था। और इंग्लिश के एग्जाम देकर आने के बाद सबके चेहरे पे हंसी थी। ऑफ कोर्स इट इज अ फैक्ट दैट टू वेरी न्यू टॉपिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे आपने सीडीएस इंग्लिश के पेपर में देखा है, दो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चंस काफी इजी आए थे। और आई होप कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन बहुतों ने 90% क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाना है बिल्कुल स्क्रीन के सामने, क्योंकि मैं आपको एक के बाद एक आंसर कीज बताते जाऊंगी। यू जस्ट हैव टू मार्क योर आंसर कीज and let me know in the comment section below how many questions you have correctly answered and what is your expected score. Without much further ado, let's start with first of all telling you something about our SSB crack exams. अगर आपको नहीं पता है, SSB crack exams is the best online platform where you will get all the courses related to your upcoming defense competitive exam. तो अगर आप कोई भी upcoming defense exam के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपको बस हमारे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप के अंदर आपको सारे डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको बस कोर्स को सब्सक्राइब करना है और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सब्सक्रिप्शन के वक्त जो है वॉरियर 10 का कोड आपको जरूर यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट आराम से मिल सके। यूज दिस कोड वॉरियर 10 टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन द कोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब टू। चलिए बात करते हैं एनडीए 1 2024 एग्जाम के बारे में, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स के मन में सवाल था कि मैम एग्जाम में कैसे मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि एनडीए 1 2024 में दो पेपर से क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ्स और जीएटी। अब जो हम लोग इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो जीएटी पेपर का पार्ट है। जैसे आपको पता है जीएटी पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के सेक्शन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का टोटल इंग्लिश का सेक्शन होता है। तो इस बार भी एनडीए 1 2024 में 50 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। टोटल मार्क्स गिवन वर 200, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 4 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग भी है बिल्कुल। तो अगर आप कोई भी इनकरेक्ट आंसर करके आ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन गलत आंसर कर रहे हो, तो 1.33 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो आपको जो मार्क्स कैलकुलेट करना है गाइस, नेगेटिव मार्किंग को भी आपको अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे एनडीए 1 2024 के इंग्लिश सेक्शन में। पहला जो नया टॉपिक आया था वो है सेंटेंस कंप्लीशन। आपको पता है, अगर आपने कभी भी बाकी कोई एग्जाम के सिलेबस चेक किया होगा, तो सीडीएस के इंग्लिश पेपर में या इंग्लिश सिलेबस में सेंटेंस कंप्लीशन का टॉपिक था। तो क्या हुआ कि यूपीएससी पीपल दे गिव यू दैट सेम टॉपिक दैट सीडीएस syllabus had, and they introduced this new topic in ND 1 2024 English paper। अब बात यह है कि बहुत इजी था ये, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्शन पढ़ के अच्छे से ग्रामर पढ़ के गए हो, वोकैबुलरी का नॉलेज है और डायरेक्शन पढ़ के आराम से आंसर किए हो, तो आपको पता चलेगा ही कि क्वेश्चंस काफी इजी थे एज फार द न्यू टॉपिक इज कंसर्न, एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक से द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक कंटेंट 10 क्वेश्चंस। इसके बाद था इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो ऑब्वियसली हर बार एनडी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा गया था एंड 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम idioms and phrases। पैसेज यानी कॉम्प्रीहेंशन, इट वाज आस्क्ड लास्ट टाइम आल्सो। तो इससे भी एक पैसेज आया था जिससे 5 क्वेश्चंस पूछा गया था। सिनोनिम टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट लास्ट टाइम नहीं आया था, लेकिन इस बार आया है। क्लोज टेस्ट में एक पैसेज दिया गया था जिसमें 10 क्वेश्चंस या 10 ब्लैंक्स थे, तो 10 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। एंटोनिम से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो कि काफी स्कोरिंग टॉपिक है, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक दूसरा टॉपिक भी एनडीए के पेपर में इंक्लूड किया गया था इस बार इंग्लिश में, वो था वर्ड क्लासेस, जो कि बेसिकली अगेन सीडीएस इंग्लिश सिलेबस का एक पार्ट है, एक टॉपिक है। ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। अब जैसे ही हम आंसर की सॉल्व करेंगे, बाय एंड बाय यू विल गेट टू नो कि क्या है ये टॉपिक, और
सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस न्यू टॉपिक से भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। एक और चीज अगर आपने नोटिस किया है कि एनडीए में क्या होता था इससे पहले कि 50 क्वेश्चन थे तो 5 टॉपिक से ही क्वेश्चन आता था, 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। इस बार नंबर ऑफ टॉपिक्स भी काफी ज्यादा है, 8 टॉपिक से पूछा गया है और सिर्फ 2 ही ऐसा टॉपिक है जिससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो सेंटेंस कॉम्प्लीशन और दूसरा था क्लोज यानी क्लोज टेस्ट। बाकी सारे टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो द नंबर ऑफ टॉपिक्स वर मोर दिस टाइम। दिस इज द ओनली डिफरेंस। एक और डिफरेंस जो आपके मन में था वो है स्पॉटिंग एरर्स। एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स डरते थे क्योंकि स्पॉटिंग एरर में ग्रामर नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, जो कि इस बार वेरी सरप्राइजिंगली नहीं पूछा गया था। एक ऐसा टॉपिक जो हर बार एनडीए के सिलेबस में आया है एंड बार एनडीए के पेपर में आया है, पहली बार एनडीए के इंग्लिश हिस्ट्री में यह हुआ है कि स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच हैपेंड विथ योर एनडीए 1 2024 जीएटी इंग्लिश सेक्शन। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ गाइस। अभी आप लोग क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए और चले जाइए फर्स्ट टॉपिक जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर कीज चेक करना, वो है सेंटेंस कंप्लीशन। पहला टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीशन, जो मैंने कहा था एक नया टॉपिक है। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं देखने के लिए कि किस तरह सॉल्व किया जाता है इसको, या सॉल्व किए हो आप लोग। ईच फॉलोइंग आइटम्स फीचर वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय 4 alternatives. Complete the sentence by choosing the correct alternative. Mark your response on the answer sheet accordingly. मतलब क्या है कि एक सेंटेंस को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक पार्ट आपको बताया गया है, फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में, आपको बताना है क्वेश्चन पढ़ के कि सेकंड पार्ट क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपल। और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा सिंपल और इजी थे। चलिए देखते, स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन, ही पॉज्ड। ठीक है, अब ऑप्शंस में है विद अ फ्यू मोमेंट्स, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, बाय अ फ्यू मोमेंट्स, इनटू अ फ्यू मोमेंट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ समय के लिए उसने पॉज किया। ही पॉज्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एट नाइट आवर कार। क्या हुआ, लेट नाइट में हमारे गाड़ी को वो हाईवे पे कोलैप्स कर गया, मतलब बंद हो गया अचानक से। सो व्हाट डू वी से, आवर कार broke down on the highway. So the correct answer is option A, broke down. If something breaks down, it collapses. Next question, all the countries signed the treaty. Correct answer होगा इसके लिए ऑप्शन बी, एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज ने ट्रीटी पे साइन किया। सो एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिमाइंडेड हर। मैंने उनको याद दिलाया, क्या याद दिलाया? ऑप्शन ए, टू टर्न ऑफ द लाइट्स एट नाइट। रात को लाइट बंद करने के लिए। सो टू टर्न ऑफ द लाइट्स बंद करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दे टोल्ड अस अबाउट द वुमन। उन्होंने हमें वो औरत के बारे में बताया। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बहुत इजी है ये। ऑप्शन सी, हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। वो औरत के बारे में बताया जो बगल में ही रहती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई सी यू, मैं आपसे मुलाकात करूंगी। कब? फेब्रुअरी के एंड में। सो एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी के एंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई डिसलाइक फिल्म्स। मुझे वो फिल्म्स पसंद नहीं है। कौन से फिल्म्स पसंद नहीं है? जिसके सैड एंडिंग्स होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट हैव सैड एंडिंग्स। फिल्म से तो दैट होगा, हु हुज हुम हम लोग यूज नहीं करेंगे, आपको पता है पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो दैट होगा। नेक्स्ट, द थीव्स डिनाइड। चोरों ने डिनाई किया। क्या डिनाई किया? स्टीलिंग द मनी। दे डिनाइड स्टीलिंग द मनी, कि उन्होंने पैसे चुराया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू, क्वेश्चन है ये, डिड यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन योर वे होम। घर जाने के रास्ते में क्या तुम यहाँ पे अचानक से सुनीता से मिलने आ गए? ड्रॉप इन, इफ यू ड्रॉप इन somebody's place, that means you suddenly visit that place without any information. अचानक से आपको लगा कि दोस्त के घर चलते हैं, उसको बिना बताए, then means you dropped in your friend's place. Okay, so option B is the right answer. Next, would you like to, very easy, would you like to meet her? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस थे। आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि
इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेजल वर्ब्स पे थोड़ा सा क्वेश्चन चल रहा था, बेस था, है ना। तो अगर आपने अच्छे से फ्रेजल वर्ब देख के गए हो, पढ़ के गए हो, ये आपके लिए केक वॉक होगा क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ न्यू टॉपिक, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चले जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो कुछ भी नहीं है, इडियम दिया गया है, सेंटेंस में या इडियोमेटिक फ्रेज दिया गया है, उसका मीनिंग आपको ढूंढ के निकालना है, राइट। फर्स्ट जो इडियम दिया गया था वो है बी बैड न्यूज। इफ somebody is bad news, what does it mean? It means that person is considered undesirable or unwanted or unwelcome. If I say stay away from that person, he is bad news, मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता, वो बुरा है, उससे दूर रहो। So C is the right answer. Someone who is considered undesirable is a bad news. Next question, back to the drawing board. इसका मतलब है कि आप ड्राइंग बोर्ड में वापस आ रहे हो। कैसा ड्राइंग बोर्ड? ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग बोर्ड नहीं है, आर्किटेक्ट का जो ड्राइंग बोर्ड होता है, इट इज दैट ड्राइंग बोर्ड। तो कब आर्किटेक्ट अपने ड्राइंग बोर्ड में वापस आता है? जब उसको दोबारा से कोई नया प्लान बनाना होता है। So when you are back to the drawing board, it means that you want to start planning again because the previous plan has failed. है ना? C is the right answer for this question. Next, be in the eye of the storm. स्टॉर्म के आंख में होना। आंख का मतलब ऐसे तो थोड़ी है कि कोई इंसान है, स्टॉर्म उसका आंख है। व्हेन यू आर इन द आई ऑफ समथिंग, दैट मीन यू आर एट द कोर ऑफ दैट थिंग, सोर्स ऑफ दैट थिंग। सो ऑब्वियसली इफ यू आर इन द आई ऑफ स्टॉर्म, इसका मतलब क्या है? दैट यू आर इन द मिड्स ऑफ अ कंट्रोवर्सी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लाइफ इन द फास्ट लेन। इफ यू आर लिविंग अ लाइफ इन द फास्ट लेन, मतलब everything is going great, your life is exciting, there are so many events happening in your life, you have a lot of money, lot of wealth, lot of prosperity and success. So the answer for this question will be D, an exciting and eventful lifestyle. Next one, to pass the buck. इसका मतलब है अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे से हटा के किसी और को दे रहे हो, then you are passing the buck. Option B is the right answer. To shift the responsibility of something to someone else. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैसेज, यानी कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली, ठीक है। तो पैसेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये है पैसेज। यहाँ पे आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है। बहुत सिंपल और इजी पैसेज प्रोवाइड किया गया है इस बार। तो अगर आप एक ही बार एनडीए के सॉरी इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी इजी, इट्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल साइंस। आपने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है तो इसके बेसिस पे ही है, ठीक है, बायोलॉजी के बेसिस पे है थोड़ा सा। तो आंसर्स देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पैसेज से पूछा गया था वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बायोटिक कम्युनिटी। क्वेश्चन को देखिए, बायोटिक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है वो। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर, बिकॉज वाटर इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। ये मेंशन किया गया है पैसेज में, अगर आपने पैसेज को ठीक से पढ़ा है तो। वाटर इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। बाकी जो ह्यूमन, प्रोटोजोआ, बुश है, ये बायोटिक कम्युनिटी के पार्ट है। सिर्फ वाटर ही है जो बायोटिक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स। इनमें से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर क्या है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ओनली। बायोटिक कम्युनिटी का जो नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ ए बायोटिक कम्युनिटी, ए बायोटिक कंपोनेंट्स में डिपेंड करता है। अगर कहीं पे ज्यादा पानी है तो वहां पे फॉरेस्ट ग्रो करता है, कम पानी है तो डेजर्ट होता है, ठीक है। अगर आप अगेन पैसेज को पढ़ो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात समझाया गया है। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर। कौन सा चीज यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर नहीं है? ऑप्शंस में थे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एल्गे एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर आर ऑल एबायोटिक कंपोनेंट। सिर्फ एल्गे है जो बायोटिक कंपोनेंट है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी, एल्गे, बिकॉज इट इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन द पैसेज द वर्ड एक्वाटिक कम्युनिटी रेफर्स टू। इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। एक्वाटिक कम्युनिटी का मतलब क्या? जो पानी में रहता है, सिंपल। तो इसमें आंसर बी होगा, बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे स्पीशीज डिफाइंड होता है? पैसेज के लास्ट में स्पीशीज के बारे में अच्छे से बताया गया, डेफिनेशन दिया गया है।
व्हाट इज स्पीशीज, तो अगर आपको आपने पढ़ा है उस चीज को समझा है तो आंसर इसका सी होगा, बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्यों? स्पीशीज वो होता है जो एक ग्रुप में सिमिलर अगर कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्पीशीज कहते हैं। एंड हाउ इट इज डिफरेंट, बिकॉज इट्स फैक्टर्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर स्पीशीज। तो बहुत सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की जरूरत होती है स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए, तो सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी इजी पैसेज, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, सिनोनिम। सिनोनिम पे भी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, वैसे ही इस बार एनडीए 1 2024 में भी सिनोनिम का क्वेश्चन आया था। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस दिया गया था, अंडरलाइंड वर्ड था, आपको बताना था कौन सा जो है वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम का। द किंग्स सन वाज बैनिश्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल राइवलरी। वह बैनिश का मतलब है निकाल देना, निकालना। आपको पता है बैनिश करने का मतलब क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, डिपोर्टेड, कॉल्ड बैक, एक्सेप्टेड, नोटिफाइड। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिपोर्टेड, मतलब बाहर निकाल देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव अ dazzling परफॉर्मेंस एट द ओपेरा। dazzling का मतलब क्या है? ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। यहाँ पे ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल रहा है, ब्रिलियंट, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी रिबफ्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। ठीक है, मान लो रिबफ्ड का मतलब आपको नहीं पता, पर आप कॉन्टेक्स्ट समझ लो, सारे दोस्तों से जो भी सजेशन मिले उसको रिबफ कर दिया, तो पॉजिटिव तो नहीं होगा कि सारे सजेशंस ले लिए, मतलब रिजेक्ट कर दिया, लिया ही नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रिजेक्टेड। रिबफ करने का मतलब है रिजेक्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिसोन्ड हिज रॉयल लेगेसी एंड बिकेम अ कॉमनर। ऑब्वियसली अगेन, अगर आपको डिसोन का मतलब नहीं पता, मतलब उन्होंने क्लेम अपना दे दिया, गिव अप कर दिया कि मैं कोई रॉयल परिवार का हिस्सा हूं और कॉमनर बन गया। तो डिसोन करने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट, अबंडन, अलाउ, क्वेश्चन, अबंडन, छोड़ देना, क्विट करना। सो बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन, द पब्लिक वाज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। ये वर्ड स्केप्टिकल मैंने हजार बार अपने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया है, तो जो भी मेरे लाइव क्लास देखा है उनको पता है स्केप्टिकल का मतलब क्या है। जिनके मन में डाउट होता है, जो हर चीज में क्वेश्चन करता है, राइट। तो स्केप्टिकल का सिनोनिम क्या होगा? होपफुल, एंशियस, डाउटफुल, एक्सपेक्टेड, डाउटफुल। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सिनोनिम के क्वेश्चंस भी काफी इजी थे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, क्लोज। क्लोज क्या है भैया? क्लोज टेस्ट है ये। ठीक है, पूरा पता नहीं क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने, क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे क्या है? बेसिकली पैसेज है, पैसेज में 10 ब्लैंक्स है, आपको अच्छे से पढ़ना है पैसेज को और फिर ब्लैंक्स को फिलअप करना है। पैसेज भी बहुत इजी और ऑप्शंस भी बहुत इजी था। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर वी विल स्टार्ट आंसरिंग। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द अर्थ्स क्लाइमेट इज डैश चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। passionately changing and evolving, continually changing and evolving, deadly changing and evolving, thoughtfully। obviously continually वो change हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ब्लैंक का ऑप्शन बी, the earth's climate is continually changing and evolving। next blank, some of dash changes have been due to natural causes। change है तो some of these changes, so option A will be the next answer for the next blank। third blank, but others can be attributed to dash activities such as deforestation। अब deforestation किस तरह का एक्टिविटी है? प्रैक्टिकल, जियोलॉजिकल, ह्यूमन, एनिमल। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन एक्टिविटी है क्योंकि इंसान करते हैं इसको। सो ऑब्वियसली थर्ड ब्लैंक का आंसर होगा सी, attributed to human activities। ठीक है, such as deforestation, emissions from industry and transports etc। ये तो इंसान से ही होती है। moving to fourth blank, which have led to the dash of gases and aerosols in dash atmosphere। atmosphere में gases और aerosols क्या हो रहा है? जमा हो रहे हैं। तो जमा का क्या होगा इंग्लिश? assimilation, absolution, collection और accumulation। accumulation। ठीक है, फोर्थ ब्लैंक का होगा आंसर डी, accumulation of gases and aerosols in next blank, fifth blank, dash atmosphere। क्या होगा? the atmosphere। so C will be the right answer for the fifth blank। okay, moving to sixth blank, these gases are known as greenhouse gases because they trap heat and dash air temperatures near the ground। वो एयर टेम्परेचर को बढ़ने में हेल्प करता है। तो क्या होगा आंसर सिक्स्थ ब्लैंक का? ऑप्शन ए, रेज द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर को रेज करता है। सो सिक्स्थ ब्लैंक का होगा ऑप्शन ए आंसर। मूविंग टू सेवेंथ ब्लैंक, एक्टिंग लाइक अ ग्रीन हाउस ऑन द सरफेस ऑफ द डैश। किसके सरफेस पे काम करता है वो? अर्थ के सरफेस पे। सो अनदर वर्ड फॉर इट इज प्लैनेट, राइट। तो सेवेंथ ब्लैंक का हो जाएगा
Option D, planet. Okay. Moving to next blank, eighth blank. In order to create and strengthen the scientific and analytical capacity dash assessment of climate change in the country, answer will be analytical capacity for assessment के लिए. तो एट ब्लैंक का हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर, फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री. मूविंग टू नाइन्थ ब्लैंक. डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम आर डेवलप किया गया है बहुत सारे स्टडीज को. So option A will be the right answer for the ninth blank. Moving to the last blank, many important bilateral and multilateral meetings and negotiations are held dash regular intervals. आपको पता है हम क्या बोलते हैं, at regular intervals. So option B is the right answer for the last blank. Right? Very easy. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, एंटोनिम्स. अब सारे टॉपिक्स में से मुझे लगा एंटोनिम एक ऐसा लौता टॉपिक था जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आया था, इफ नॉट डिफिकल्ट. इट वाज यस अ बिट डिफिकल्ट बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटोनिम सॉल्व करना. ये भी सेम पैटर्न में ही पूछा गया था जैसे हर बार पूछा जाता है एनडीए में. सेंटेंस दिया गया है, आप एक वर्ड अंडरलाइंड है, उसका ऑपोजिट मतलब आपको निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम से पूछा गया था, मोहन वाज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन. ये वर्ड डिप्लोरेबल मैंने अपने लाइव क्लासेस में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया था और पढ़ाया था. सो अगर आपको याद है, डिप्लोरेबल इज अ नेगेटिव वर्ड. यहाँ पे आप अगर ऑड वन आउट फॉर्मूला यूज किए हो तो आपको आंसर मिल गया होगा. रेप्रीहेंसिबल, ऑप्रोब्रियस एंड डेस्पिकेबल आर ऑल नेगेटिव वर्ड्स. द ओनली पॉजिटिव वर्ड इज डी, कमेंडेबल. कमेंडेबल मतलब प्रेज वर्दी. सो दैट विल बी योर आंसर डी, क्योंकि डिप्लोरेबल का मतलब है बहुत ही घटिया सिचुएशन, वेरी बैड, डिप्लोरेबल. So A, B और C में जो words है, they are all synonym of deplorable. Okay. Next question was, these exercises will counteract the effects of stress and tension. Counteract करने का मतलब है जो कोई चीज के साथ एक्ट करके उसको कम करने की कोशिश करता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है. ये एक्सरसाइजेस स्ट्रेस और टेंशन के इफेक्ट को रिड्यूस करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ काउंटरैक्ट. ऑपोजिट क्या होगा, जो इंक्रीज करेगा. सो व्हाट इज दैट वर्ड? Foil, thought, contravene are all synonyms of counteract. The only antonym is exacerbate. Exacerbate का मतलब है कोई सिचुएशन के सिवियरिटी को या कोई सिचुएशन के कंडीशन को अगर वो एलिवेट करता है, बढ़ाता है. ओके, सो दैट इज द मीनिंग, दैट इज द एंटोनिम ऑफ काउंटरैक्ट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव परसिवियर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स. आपको पता है परसिवियर का मतलब है टॉलरेट करना, है ना. परसिवियर मीन्स टॉलरेट, सहना. ऑपोजिट क्या है, जब आप नहीं सह रहे हो. सो व्हाट इज दैट वर्ड? इट इज ऑप्शन ए, गिव अप. जब आप नहीं सह रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो. तो आप अगेन ऑड वन आउट फॉर्मूला यूज कर सकते थे. इस क्वेश्चन के लिए आप देख सकते थे, परसिस्ट, कैरी ऑन, स्टैंड फर्म आर ऑल सेम. द ओनली डिफरेंट इज गिव अप. तो गिव अप है हमारा ऑड वन आउट. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर न्यू कलर स्कीम इज हिडियस. हिडियस ऑल ऑफ यू नो, अगली. ऑपोजिट क्या होगा? Beautiful. Option B is the right answer. Appalling, grotesque, macabre are all synonym of hideous. They all mean ugly. Okay. The only antonym is beautiful. B. Next question. Everywhere they go, they squander their earnings. Squander मतलब अपना खर्चा कर देना, बेहिसाब खर्चा करना. That is squandering. Opposite क्या होगा? जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप मैनेज कर रहे हो. So fritter away, splurge, squabble, they are all synonym of squander. The only antonym is manage. When you're not spending like a maniac, you're managing your finances well. So D is the right answer. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, विच इज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत बार एनडीए में आया है ये टॉपिक, और इस बार भी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे. तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे और आंसर कीज चेक करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा गया था ये था. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, QSPR. सेंटेंस विल रीड लाइक दिस, द फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स and include basic freedoms guaranteed to the individual. Next question was this, और इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, SRQP. The sentence will read like, the Indian nation is the product of a historical process that has been in the making for many millennia. Next question. इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगेन ऑप्शन ए, SQPR.
और इस सेंटेंस का जो प्रॉपर ऑर्डर होगा वो रहेगा इस तरह: इंडिया's independence represented for its people the start of an epoch that was imbued with a new vision. बेसिकली आपको दो पार्ट्स मैच करवाना अगर होता है, अगर आपने किया है तो imbued with, है ना? सो P and R will have to be together. तो PR कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं सिर्फ A में है, so that is why A is your answer here. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SRQP, और सेंटेंस कुछ इस तरह रीड करेगा: All students have been instructed to be present before the principal for a discussion on the forthcoming science and mathematics exhibition. ये बहुत इजी था ऑर्डर करना, तो सी इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी सी होगा, RQSP, and it will read something like this: with the selection of another player to the new team, the team now has 2 bowlers and 2 batsmen respectively. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, बट इट विल रीड लाइक दैट. चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. ये भी सिलेक्ट सेंटेंस कंप्लीशन की तरह एक नया टॉपिक है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है NDA 1 2024 के इंग्लिश सेक्शन में. Now this topic was a part or is a part of CTS English syllabus that which has been introduced, but in spite of being a new topic, it is also a very easy topic because here you just have to read the sentence and identify the underlined word which part of speech it belongs to. तो आपने अगर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है, जो आई होप आप सबने पढ़ा है क्योंकि ग्रामर पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये आपके लिए केक वर्क होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोड. अबोड इज अंडरलाइन. अबोड घर यानी होम का एक सिनोनिम है. तो अबोड क्या है? बेसिकली इट्स अ नाउन. So option A is the right answer. Next question. The situation is beyond our control. हमारे कंट्रोल के बाहर है situation. So beyond basically talks about the position that the situation is in. So it is a preposition. So D will be the right answer. Next one. I didn't tell him anything except that I needed the money. Now except यहाँ पे दो sentences को जुड़ रहा है. I didn't tell him anything and that I needed the money. So basically except here is conjunction. D is the right answer. Next one. He dry cleaned my coat nicely. देख के आपको समझ में आ गया है, ली है वर्ड के लास्ट में, तो ली वाला जो वर्ड होता है वो यूजुअली क्या होता है? एडवर्ब होता है. So yes, it is an adverb. Option B is the right answer. Next one. Would you like to buy this new item? This जो है वो एक डिटरमाइनर का काम कर रहा है, वो आपको बता रहा है कौन सा नया आइटम, ये वाला नया आइटम. So basically this is basically determiner, which is determining. Okay, so option A will be the right answer. तो ये था हमारे आज के NDA 1 2024 एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के आंसर कीज. फटाफट से मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वर एबल टू आंसर करेक्टली, हाउ मेनी वर यू वर नॉट एबल टू आंसर दैट मच, एंड ऑल्सो टेल मी इफ पॉसिबल कैलकुलेट योर मार्क्स. डू नॉट फॉरगेट टू ऑल्सो कैलकुलेट योर नेगेटिव मार्किंग एंड टेल मी व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड स्कोर. आपका स्कोर क्या आ रहा है, फटाफट से मुझे कमेंट में बताइएगा. इसके साथ साथ सेशन एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग NDA 2 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से कर सकते हैं, क्योंकि we have already launched our NDA 2 2024 exam preparation course. You can get the hold of this course by downloading our SSB Crack Exams learning app. After that, you have to get yourself subscribed to this course and start your preparation as soon as possible. जो लोग आज NDA 1 2024 का एग्जाम के लिए अपियर किया, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा चिल कर लीजिए, because you deserve the break. But after that, you need to start your preparation for the upcoming process, which is SSB interview. उसके लिए हमने बहुत ही अच्छा एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके थ्रू आपको 5 डेज SSB प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी, और उसके साथ साथ आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग एंड मोर प्रिपरेशन. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट एज वेल. यूज द कोड warrior10 at the end while you are subscribing so that you can get 10% off on these courses. That was it from my side, and I wish you all the best. I want to see all of you achieving your dream, achieving your goal. And I know after going through this English section कि आपका preparation बहुत अच्छा था, and majority of you will score more than 90% in the English section. So all the best for your upcoming bright future. See you very soon. Till then, stay tuned to us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।